सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात खेल का जुनून में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, आज क्रिकेट की दुनिया से काफ़ी बड़ी खबरें हैं। पहली बात तो बात करेंगे जनाब वर्ल्ड कप की, क्योंकि वर्ल्ड कप में पहली फाइनलिस्ट कौन टीम होगी इसका फैसला हो चुका है। भारत जो कि अभी तक अनबीटन था, आज भी अनबीटन रहा। न्यूजीलैंड को उन्होंने 70 रन से शिकस्त दी है। एक मौका 31वें ओवर में तब ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद ये टारगेट चेस कर लेगा। एक बड़ा टारगेट इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने खड़ा किया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने इब्तिदाई 2 विकेटें गिरने के बाद अच्छी पार्टनरशिप जमाई, लेकिन 31वें ओवर की ड्रिंक्स के बाद ऐसा लगा शायद न्यूजीलैंड खेलना नहीं चाह रहा। लेकिन जनाब, आज जब सुबह का आगाज हुआ तब उससे पहले पिच की तब्दीली, बहुत सारी चीजों के हवाले से बातचीत होती रही, लेकिन जनाब एट द एंड इंडिया फाते रहा। और जनाब इतवार को इंडिया अब किससे खेलेगा इसका फैसला कल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा इस बात का फैसला कल हो जाएगा। और इंडिया तो फाइनल में पहुंच चुका है। हमारे पास स्कोर कार्ड व्यू का वो भी आपको दिखाएंगे। शानदार बैटिंग और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया के सामने कोई 300 से ज्यादा रन्स बना सका। इससे पहले जितने भी मैचेस हो रहे थे उसमें कोई भी टीम इंडिया के सामने 300 से बड़ा टारगेट ना रख सकी और ना ही चेस करने में 300 के हिस्से में पहुंच सकी। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, कोई भी टीम 300 का हंसा अबूर नहीं कर सकी। और आज उनकी बॉलिंग लाइन में बहुत ज्यादा खामियां नजर आई। आज बुमराह भी उस तरह से बॉलिंग करते हुए नहीं नजर आए, सिराज भी उस तरह से नजर नहीं आए जिस रंग में वो नजर आ रहे थे। आज 7 विकेटें शमी ले गए। अगर शमी वो 7 विकेटें नहीं लेते तो यकीन जानिए यहां पर रिजल्ट डिफरेंट होता। लेकिन खैर, स्कोर कार्ड देख लेते हैं। 397 एक बहुत बड़ा स्कोर इंडिया ने मुंबई के ग्राउंड के अंदर रख दिया था न्यूजीलैंड के लिए। और यह कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड इसको कहीं ना कहीं चेस कर लेगा, क्योंकि कंडीशंस बड़ी शानदार थी, बॉल बल्ले में बड़ी शानदार तरीके से आ रही थी, अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जनाब 327 रन पर न्यूजीलैंड की पूरी टीम आउट हो गई। मिचेल ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और फिर हमने देखा जनाब वो इंजर्ड भी हो गए थे, हैमस्ट्रिंग उनको हो चुका था। 134 रन उन्होंने बनाए थे। विलियमसन ने उनका शानदार साथ दिया था, 69 रन बनाए, लेकिन 31वें ओवर तक ये दोनों खड़े हुए थे। उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक हुई, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, एक एक करके विकेटें गिरती रहीं और सऊदी ने 3 विकेटें हासिल की, लेकिन शमी 7 विकेटें हासिल कर सके और बुमराह सिर्फ 1, सिराज ने कोई विकेट नहीं ली, कुलदीप ने 1 विकेट ली। इसके अलावा जो बॉलिंग है वो आज मुकम्मल तौर पर इंडिया की एक्सपोज हुई है। इंडिया अभी तक अनबीटन अपनी बैटिंग की वजह से नहीं, अपनी बॉलिंग की वजह से रहा। उसने सारे मैचेस जो जीते हैं वो अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं। अब जनाब इतवार को फैसला हो जाएगा कि 2023 का वर्ल्ड कप कौन उठाएगा, इंडिया वर्सेस कौन सी टीम होगी, इसका फैसला भी कल हो जाएगा। अब जरा आते हैं जनाब अपने मामलात की तरफ। आज ऐसी उखाड़ पिछाड़ हुई जनाब। कैप्टन चला गया, कोचेस चले गए, कमेटी चली गई, सारे नए फेसेस निकलकर सामने आ गए। बाबर आजम की आज ज़का अशरफ साहब से मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात के बाद जब एक प्रेस रिलीज निकलकर सामने आई, सुनने में आया कि जनाब पीसीबी ने कहा है कि हम आपको वाइट बॉल के कैप्टन नहीं बनाएंगे, आप रेड बॉल के कैप्टन बन सकते हैं, यानी टेस्ट मैचेस के, टेस्ट क्रिकेट टीम के आप कैप्टन बन सकते हैं। उस वक्त बाबर आजम ने कहा जनाब मैं सोच के बताऊंगा। उसके बाद जब वो वहां से निकले हैं, थोड़ी देर बाद उन्होंने एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर था, वहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक, आप समझ लें, उन्होंने एक लेटर बना के छाप दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मैं अब इस टीम की क़यादत नहीं कर सकता हूं, मैं रिजाइन दे रहा हूं। अच्छा, एक पैकेज हमने तैयार किया, एक रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें कहा जा रहा था फाइनल हो चुकी थी, क्योंकि शान मसूद भी जो कि इस्लामाबाद में क्रिकेट खेल रहे थे, उनको अचानक बुला लिया गया। अगर ये फैसला पहले हो चुका था, इसी वजह से तो शान मसूद को बुलाया गया था ना। शान मसूद जनाब अब टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे और T20 की क़यादत शाहीन शाह आफरीदी करेंगे। बाबर आजम ने कहा है कि जनाब उनको ये एजाज हासिल है कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी की है और आने वाले जो भी कप्तान होंगे उनको भरपूर सपोर्ट करते रहेंगे, अपनी तमाम तर तवज्जो अब बैटिंग पर लगाएंगे। एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वहाब राज को भी अब जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, आमिर सुहेल साहब को भी गालिबन जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। मोहम्मद हफीज साहब जो है उन्होंने मिकी आर्थर की जगह ले ली और किसी भी कोच को या
जो बैनुल अक़वामी कोचेस थे उनको जिम्मेदारियों से सुबुकदोश नहीं किया गया, बल्कि उनकी जिम्मेदारियों को तब्दील कर दिया गया है। काशिफ अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अब्बास शब्बीर साहब आज बड़े मुतहर्रिक नजर आए और हर खबर ब्रेक होने से पहले ही हमें पहुंचा दिया करते थे कि जनाब देखें अब बाबर आजम इस्तीफा दे रहे हैं, अब देखें शान मसूद साहब कैप्टन बन रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी ट्विटर उनका जो है ना वो बड़ा शानदार काम कर रहा था। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई आवाज आ रही है? आ रही है आपकी सलमान जी जी सर, आज काफी बिजी दिन आपका रहा और उस बिजी दिन में काफी ज्यादा खबरें भी निकलकर सामने आई। ये बताइएगा, ये टेस्ट टीम की क़यादत की ऑफर पीसीबी ने की थी बाबर आजम को, गालिबन शायद बाबर आजम हवा देखना चाह रहे थे कि हवा किस तरफ चल रही है, क्या मेरी इतनी काफी कुछ पूछगछ की जाएगी या नहीं की जाएगी। उन्होंने वहां से निकलने के बाद ये फैसला किया कि नहीं जनाब मैं तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ा हूं, और ये शायद 20-25 मिनट के अंदर उन्होंने, अच्छा हैरत ये भी हो रही है कि जो उन्होंने ट्विटर पे लगाया है अपना पूरा लेटर, वो 20 मिनट के अंदर गालिबन तैयार हो भी नहीं सकता। शायद उन्होंने पहले माइंड बना लिया था, लेकिन ये देख रहे थे कि हवा क्या है, और जब उनको आइडिया हो गया कि अब अकाउंटेबिलिटी होगी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऐसा ही हुआ बाबर? देखें, कल आपने प्रोग्राम क्लोज किया था और आपने शान मसूद का नाम लिया था, तो मैंने आपको कहा था कि बड़े क्लोज पहुंच गए। अच्छा, आज शान मसूद सर हमें खबरें देते ही आप हैं, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं। शान मसूद को स्पेशली आज कराची से बुलाया है। अच्छा, और बाबर आजम से पहले बहुत सारी बातें तय हो गई थी। बाबर आजम बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मिलने आए और मुलाकात की, और बिल्कुल बाहमी इत्तेफाक से, जिसमें उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको बड़ा सराहा गया और मुस्तकबिल में भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, और बाबर आजम ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि उनकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही है एज अ कैप्टन। तो ये मुत्तफका फैसला है, इत्तेफाक से फैसला हुआ है। इसमें बाबर आजम की आप जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ताउन करेंगे, एज अ प्लेयर वो पाकिस्तान खेलते रहेंगे, खेलना चाहेंगे, उनकी तरजीहात भी यही हैं। उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप का इशारा दिया कि उस वक्त उनको कॉल की गई उसके बाद और कैप्टन बनाया गया। बड़ा जबरदस्त उन्होंने टेक्स्ट लिखा और बड़ा अच्छा फैसला था उनका कि उन्होंने स्टेप है तीनों फॉर्मेट से, क्योंकि वो स्मेल कर गए थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की तरफ से भी उनको ये मशवरा दिया गया था कि आप अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप स्टेप डाउन करें। और यही हुआ कि वो स्टेप डाउन हुए। ज़का अशरफ साहब ने हमें इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा इखलाक वाला लड़का है। ZTPL में भी वो था जब वो चेयरमैन थे, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे ज़का अशरफ, उस वक्त वो वहाँ पर खेलता था। तो उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है हमें उसकी फिक्र है। हम चाहते हैं कि बाबर आजम जिस तरह रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो मुस्तकबिल में भी ऐसे ही रिकॉर्ड बनाए, लेकिन एज अ कैप्टन आप उसकी परफॉर्मेंस देखें कि प्रेशर की वजह से वो अपनी गेम भी नेचुरल नहीं खेल पा रहा। तो ये बाहमी इत्तेफाक से ये इस्तीफा है। और इसके साथ साथ कल भी हमने आपको कहा था कि मैनेजमेंट नहीं रहनी, टीम मैनेजमेंट निकाल नहीं सकते थे अभी, लेकिन उनको नई ड्यूटीज दी हैं। अब देखें, मजे की बात यह है कि अब मिकी आर्थर वगैरह को अकेडमी में और मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर किया है कि वहां पर वो खिदमात दें। अब क्या मिकी आर्थर ऑनलाइन कोचिंग करेंगे? वो तो आते ही ऑनलाइन के लिए थे, वो तो 2 दिन पहले। तो अब डेफिनेटली मिकी आर्थर को यहाँ पे रहना पड़ेगा, ब्रेडबर्न को यहाँ पे रहना पड़ेगा, वो खुद ही चले जाएंगे, मतलब ये एक रास्ता खुद ही चले जाएंगे। हाँ, ये तो वैसे इनको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। आप कल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया जा सकता है, बड़े करोड़ों देने पड़ जाएंगे, तो ये एक सेफ पैसेज होगा दोनों के लिए। फिर देखिए, बिल्कुल सही बात है ना, जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप सेटिस्फैक्टरी जवाब ही नहीं दे रहे हैं। फिर टीम के जो मैनेजर थे रेहानुल हक साहब, वो भी गए। नवीद अकरम चीमा जो एक्स मैनेजर रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, बड़े जबरदस्त मैनेजर थे। उस दौर में डिसिप्लिन एक मिसाल था पाकिस्तान टीम के लिए। वेल डिसिप्लिन टीम थी पाकिस्तान की। इंडिया का भी 2012 में दौरा किया था उन्होंने, तो वो दोबारा से ज्वाइन करेंगे 2-3 दिनों में। इसके अलावा सारी खबरें ही है ना, चीफ सेलेक्टर भी नए आ गए। मेरा अगला सवाल ये था, सिलेक्शन अब वहाब रियाज करेंगे? जी, वहाब रियाज सीनियर टीम की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, और सुहेल तनवीर जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है,
मोहम्मद हफीज के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त फैसला किया है। मिकी आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज एक जबरदस्त चॉइस थे। एक बड़े, मैं समझता हूँ कि मुहिब वतन है, पाकिस्तान के लिए खिदमत करना जानते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। अपने क्रिकेट कैरियर में भी उन्होंने बहुत अच्छा अपना क्रिकेट कैरियर गुजारा है, बड़े अच्छे तरीके से, नफीस तरीके से। उनको मिकी आर्थर की जगह पे टीम डायरेक्टर लगाया। अब जो नीचे के कोचेज हैं वो मोहम्मद हफीज साहब देखेंगे, मुशावरत करेंगे और उसके बाद ये फैसला होगा। तो बड़ा अच्छा ओवरऑल सलमान भाई, मैं समझता हूँ कि ट्रांजिशन हुआ है, ऑफ पावर्स हुआ है। मैं इसके लिए, ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतर था, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद अब हमें नए तरीके से टीम को बिल्डअप करना है। और वनडे की कप्तानी की तो बड़ी देर बाद बात है। अभी तो फिलहाल T20 जो न्यूजीलैंड में खेलने हैं, शाहीन शाह अफरीदी को लगाया है। क्रिटिसाइज हो रहा है सोशल मीडिया पर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, लेकिन शान मसूद को जो टेस्ट कैप्टन बनाया, मैं समझता हूँ कि बड़ा कूल प्लेयर है, बड़ा अच्छा डिसीजन है। और सोशल मीडिया पर और जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो इस फैसले को सराह भी रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है। देखें, किसी ना किसी को तो टीम की कमान देनी थी और ऐसे प्लेयर को देनी थी जो थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड हो और टीम को साथ लेकर चले, जिसमें कैप्टेंसी की थोड़ी सी क्वालिटीज हो। भाई, फिर मैं काशिफ भाई की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन ये बताइएगा, ये शान मसूद को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये लिमिटेड टाइम के लिए या उनको फ्री हैंड दिया गया है कि नहीं भाई टेस्ट की कप्तानी आप ही करेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर है और वो हमें पता है कि उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। कोई भी कप्तान क्यों ना हो, माजी के कप्तान क्यों ना हो, लेकिन रिजल्ट आपको पता है। तो अगर वेस्ट इंडीज का होता या आपका बांग्लादेश का होता या कदरे कमजोर टीम का होता तो चले, उनका मोराल भी बूस्टअप होता, उनकी परफॉर्मेंस भी निकलकर सामने आती। तो इसके रिजल्ट के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि इन पर तनकीद शुरू हो जाएगी, हटा दिया जाएगा? देखिए, थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा इनको और डेफिनेटली मिलना चाहिए कि पहली सीरीज में आप किसी को आजमा नहीं सकते, ना आप ये कह सकते हैं कि वो सीरीज जीत कर आएगा। लेकिन शान मसूद टैलेंटेड प्लेयर है और वो कोशिश करेगा कि टीम को साथ लेकर चले। बाबर आजम उनके साथ हैं, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। अब बाबर आजम की ज्यादा इनपुट आ जाएगी वो बैटिंग के अंदर, और अपना जो एक्सपीरियंस है एज अ बिग प्लेयर वो शेयर करेंगे। वो बाकी अपने साथी खिलाड़ियों के साथ एक टीम यूनिट की तरह काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए जका साहब ने, और हम सब जाहिर सी बात है क्रिकेट की बेहतरी की चाहते हैं। बिल्कुल अब्बास भाई, अगर आप इजाजत दें, बिल्कुल काशिफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ अंसारी साहब, कल हम जब बात कर रहे थे तो उस वक्त सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। आज आए तो जनाब बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। नए कप्तान आ गए जनाब 2, और नए सेलेक्टर आ गए हैं, तमाम चीज, डायरेक्टर भी नए आ गए हैं। क्या कहेंगे सर, आपको लग रहा है बेहतर हुई है, चेंजेस ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप उम्मीद है कि बेहतरी आएगी और हफीज का सिलेक्शन जो है वो बहुत मुनासिब है। मैंने पहले भी आपसे गुफ्तगू में पिछले 2-3 प्रोग्रामों में कहा कि मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की बेलौस खिदमत की है। और हफीज तो उन लोगों में से है कि जब 2010 का वाकया हुआ और उसके बाद भी वाकयात होते रहे, PSL में हफीज जो थे बेदाग माजी लेके आए और पाकिस्तान के लिए उन्होंने हमेशा हर फॉर्मेट में कुछ ना कुछ परफॉर्म करके और दिल की गहराइयों से परफॉर्मेंस दी है और अच्छी खबर है। लेकिन मुझे वहाब रियाज समझ में नहीं आए। वहाब रियाज को किस बुनियाद के ऊपर दिया गया? सिर्फ इसलिए कि वो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, निगरान, या मतलब क्या वजह है? कोई मुझे उसकी वजह बता दे ना। ये वो शख्स है कि जिन्होंने टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने जनाब तनकीदें की थी PCB के ऊपर, जिनको जब पाकिस्तान को जब जरूरत थी तो ये घर बैठ गए थे। आज वो पाकिस्तान टीम के अंदर इस तरह से शामिल हुए हैं जैसे कि बहुत उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं पाकिस्तान के लिए। क्या कारनामे अंजाम दिए हैं? कौन सी ऐसी चीजें दी जब पाकिस्तान को जरूरत थी तो आप भाग गए थे? सीधी सी बात ये है, खुली बात ये है। और दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी का जो कप्तानी वाला मामला है, अब जरा इसको खोल के बयान करें ना। अब होना ये चाहिए था कि कोई भी लड़का जो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा था, क्योंकि उससे फिर उस तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान कैंप के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल वो नहीं था कि जिसमें जीत की लगन और पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम का मर्तबा और मुकाम हो। ये बहुत खतरनाक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्रुपिंग हो चुकी थी और ये जो नजर आ रहा था वो सही था। ऑफ कोर्स, क्यों बनाया शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान? मुझे जवाब देना कि शाहीन शाह अफरीदी ठीक है लाहौर कलंदर के कप्तान रहे हैं, क्या वो अचानक से वर्ल्ड कप हारने के बाद उनके अंदर ऐसी सलाहियतें देखी गई तो फिर वर्ल्ड कप से पहले क्यों नहीं देखी गई थी? क्योंकि एशिया कप में भी बहुत अच्छी तरह से हम जो है पाकिस्तान का नाम डिबो के आए थे। तो ऐसा क्या हो गया?
तो ये बात तो शाहीन को नहीं बनाते तो व्हाट डू यू थिंक फिर किसको बनाते? मतलब शादाब को तो नहीं बना सकते थे? देखिए कप्तान इस जब ग्रुपिंग की बात आ जाए, और शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में आपने देख ली, ये वो शाहीन शाह अफरीदी थे ही नहीं कि जो एशिया कप से पहले वाले शाहीन शाह अफरीदी थे। ये जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी और जिस तरह से वाकयात और जिस तरह की हिकायतें और जिस तरह की तंज हो रहा था शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पर, उनकी फिटनेस के ऊपर, तो ये सवाल तो उठता है ना कि क्या वो वाकई कप्तान को बैक कर रहे थे या वो खुदा ना खास्ता उनके जहन में कुछ और ख्यालात थे। और जिस वक्त पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान में मौजूद थी उसी वक्त शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी और रिजवान की कप्तानी की बातें शुरू हो चुकी थी। हमारी टीम उस वक्त अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई थी और ये कप्तानी की बातें शुरू हो गई थी। तो आखिर ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी कि आप इनको कप्तान बना दिया आपने उसी ग्रुप से, उसी टीम से कि जो पाकिस्तान का नाम डिबो के आई है? ऐसी क्या बात हो? तो सर फिर सवाल ये भी उठता ना कि जो टीम में जगह ही नहीं बना सकता उसको आपने कैप्टन बना के लिया। बना सकते थे नहीं, सरफराज को कप्तान नहीं बना सकते थे आप? सरफराज की सर T20 में ऑनेस्टली जगह बनती है नहीं सर, आपको आगे की तरफ जाना है ना। देखिए आप आज ठीक है, ये बात मान ली, ये बात बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन आप अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना रहे हैं तो शाहीन शाह अफरीदी से ये भी तो पूछा जाए कि ड्रेसिंग रूम में हो क्या रहा था, पाकिस्तान के कैंप में हो क्या रहा था। आपके पास रिपोर्ट आई, आपकी जो कमेटी तश्कील दी गई थी कि पाकिस्तान के जो फैक्ट्स है पाकिस्तान की टीम की खराब परफॉर्मेंस की, टीम की परफॉर्मेंस नहीं, बॉलिंग की जो सत्यानाश हुआ था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के अंदर, उसके ऊपर कोई हकीकत, कोई उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन बैठाया गया था उसकी कोई रिपोर्ट आई क्या? उसके अंदर सबको कसूरवार या किसी को कसूरवार या सबको मुबर्रा करार दे दिया गया कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया? बहरहाल ये तो एक अलग। बट सर आपकी बात इन पार्ट्स मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है सर। अब ये देखें, आपकी पूरी टीम की कारकर्दगी मतलब अप टू मार्क नहीं थी। मतलब आपके तमाम लोगों ने, सिर्फ आपके अब्दुल्ला शफीक ने 100 की और रिजवान ने 100 कर दी। अब उनमें से आप कप्तान नहीं बना सकते थे, आपको कप्तानी के लिए कोई ना कोई एग्रेशन चाहिए होता। और आपने माजी में देखा है कि भाई उन्होंने 2 बार कप जिताया, आपको PSL का, लाहौर कलंदर्स को जिताया, तो शायद इसी बुनियाद पर उनको कप्तानी दी। किसी ना किसी को तो कप्तान बनाना ना। नहीं शायद बिल्कुल और यही वजह हो सकती है, लेकिन इससे सवालात भी तो उठ रहे हैं ना, सवालात भी उठ रहे हैं। अब आप मुझे एक जवाब दीजिए ना, कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना के बाबर के दिल में अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी किस्म की कोई आपस में रंजिश रही हो इन लोगों की कैंप के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो क्या बाबर परफॉर्म कर पाएंगे? क्या खुल के खेल पाएंगे? क्या वो सवाल तो ये भी कर रहे हैं कि T20 में बाबर आजम की जगह बनती है, क्योंकि बाबर आजम एज अ कैप्टन बहुत सारे लोगों को पीछे डाल के फ्रंट पर आके खेल रहे थे, वो और रिजवान। आपके पास फखर जमान जैसा प्लेयर है, उसको छोड़ के आप बाबर आजम साहब T20 में ओपनिंग करने जाते थे, 12 ओवर खेल जाते थे 5 के स्ट्राइक रेट पर, तो सर फिर तो आपको पता है कि क्या होना है फिर टीम का। बिल्कुल ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। तो अब सवालात उठेंगे ना, अब बाबर पे सवाल उठना शुरू हो जाएंगे जब वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे, फिर वो सवाल उठेगा कि ग्रुपिंग हो रही है नहीं। लेकिन मुझे ख्याल है कि हफीज की मौजूदगी में इस तरह की चीजें शायद उस तरह से ना हो जितनी कि मिकी आर्थर या किसी और कोच के उसमें हो। एक नाम इस पूरी लिस्ट से जो मुझे जो महसूस हुआ, जिसकी कमी महसूस हुई, वो यूनुस खान है। यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है, उनको किसी भी हैसियत में किसी भी जगह पे इस्तेमाल करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और उनसे इंडिविजुअली मुलाकात की थी ज़का अशरफ साहब ने, इसलिए लोग कह रहे थे कि भाई ये कोच होंगे आपके, क्योंकि इंडिविजुअली मुलाकात हुई थी, बाकी सब की ग्रुपिंग के साथ हुई थी। जी, और ये बड़ी अहम बात है, ये बहुत अहम बात है कि उनसे इंडिविजुअल मुलाकात होने के बाद उन्होंने ये तय किया, तो यकीनन उन्होंने ये अनाउंस कर दिया होगा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। क्योंकि जितना मैं यूनुस खान को जानता हूं, ना तो वो डिक्टेशन लेंगे, ना वो किसी की बात सुनेंगे, वो मेरिट पे फैसले करेंगे और वो लड़कों को डिसिप्लिन लेकर के डिसिप्लिन और पूरी जिंदगी उनकी बदल देंगे, उनके तौर तरीके चाल चलन बदल देंगे यूनुस खान। लेकिन हफीज किसी तरह से भी उस मामले में कम नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हफीज का सिलेक्शन बिल्कुल मुनासिब है। आपको बात मैं अब्बास भाई से 2-3 चीजें और डिस्कस करूंगा। आपको याद होगा ये स्पॉट फिक्सिंग वाला जो मामला था, फिर आमिर का कमबैक हुआ था, कुछ लोग सलमान बट की भी कमबैक की बात कर रहे थे। हफीज वाज द वन जिन्होंने कहा था कि जनाब जिन्होंने पाकिस्तान के नाम का सौदा किया है, भले उन्होंने अपनी सजा भुगत ली है, लेकिन उनकी टीम में जगह नहीं बनती। और उस वक्त सिर्फ हफीज थे जिन्होंने स्टैंड लिया हुआ था।
एब्सोल्युटली। और हफीज ने आमिर के आने के ऊपर बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात आपने की है। और इससे इस चीज़ का बहुत खूबसूरत अंदाज़ा हो रहा है कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए इसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है। और मुझे, मेरी और पूरी कौम की नेक तमन्नाएं इसके साथ होनी चाहिए और हम सबको मिलकर इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि इसके फैसलों में बरकत हो और ये मेरिट पे फैसला करे। लेकिन फिर मैं उस तरफ आऊंगा कि वहाब रियाज का सिलेक्शन किस बुनियाद पे किया गया। मैं जरा अब्बास भाई से पूछ लेता हूं ना, ये अब्बास भाई, ये इसका सिलेक्शन किन बुनियादों पे, किस बुनियाद पर? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा टास्क है कि आपने कौन से 15 खिलाड़ी सिलेक्ट करने हैं, फिर उसमें से आपने प्लेइंग 11 खिलानी होती है। तो वहाब रियाज, अभी उनके पास जिम्मेदारी कुछ और है, वो निगरां वजीर खेल हैं। उस जिम्मेदारियों में से फिर किस तरह से सारी जिम्मेदारी निभाएंगे और आपको लगता है वो निभा पाएंगे इस तरह की जिम्मेदारी? देखिए, मैं कबल इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकता कि वो निभा पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन वो कुरा उनके नाम पे निकला है और बस कुरा निकाला जा रहा था वैसे। अब जो भी हो गया अब एक्सेप्ट करना है, देखना है कि मामलात किस रुख जाते हैं। होप फॉर द बेस्ट। डोंट यू थिंक सुहेल तनवीर इस चीज के लिए ज्यादा मौजू होते? सुहेल तनवीर को भी इंडक्ट किया है जूनियर सिलेक्शन कमेटी के लिए। मिलजुल के मशावरत होगी बेसिकली। अब इस तरह नहीं होगा कि इंडिपेंडेंट फैसला हो जिस तरह इंतजाम साहब ने किया था या बाबर आजम साहब ने वर्ल्ड कप के लिए किया था कि मुसल्लत कर दिया। अब हफीज को पहले अगर वर्ल्ड कप में इसकी सजेशन को मान लिया जाता, हफीज और मिसबा की, उस वक्त बाबर आजम, मिक्की आर्थर और ये जो सारा ग्रुप था ये मान लेता, और स्पिन कोच जो इनको ऑफर की गई थी कि सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स के ऊपर स्पिनर्स आपके लिए बड़े मददगार। आज आपने इंडिया की स्पिन देखी, आपने बड़ी शानदार किस्म की वो बॉल स्पिन हो रही थी उनकी। आप हफीज को ले जाते तो उस वक्त आप मान लेते ये बात तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हफीज एक खरा और सच्चा क्रिकेटर है, बड़ा अच्छा मैं उसको देख रहा हूँ और बड़ा अच्छा उससे ताल्लुक है। वो कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत भी नहीं करेगा, वो छोड़ देगा नौकरी लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं मैन विद द प्रिंसिपल्स। बिल्कुल सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। अब्बास भाई, काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारे मतलब आप समझ लें कि ये क्रिकेट सोसाइटी का एक अलमिया भी है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं सुनने में, डिस्कशन में, कि इंडिविजुअल फैसला नहीं होगा, ये ग्रुप फैसला करेगा कि किस प्लेयर को खिलाना है और किस प्लेयर को नहीं खिलाना है। लेकिन जब इस तरह के फैसले होते हैं तो हमने माजी में ये भी सुनने को मिला है कि जब आप कप्तान को खुद मुख्तार नहीं करेंगे कि वो अपने 11 सिलेक्ट कर सके तो वो फिर परफॉर्म नहीं कर पाता और फिर ग्रुप बंदियां होती हैं। लेकिन ना हमारी नैया वहां से पार होती है, ना हमारी नैया यहां से पार होती है। हमने एक कप्तान बनाया, उसको पूरे इख्तियारात दिए, उसने अपने दोस्तों को खिलाना शुरू कर दिया। फिर हम एक कप्तान बनाते हैं, सिलेक्शन के लिए एक बाकायदा टीम होती है जो सेलेक्ट करती है, तो फिर ग्रुप बंदियां हो जाती हैं। लेकिन हम दुआ करते हैं यार पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वर्ल्ड कप में इंडिया की कारकर्दगी, कल कौन जीतेगा, इन तमाम चीजों पर जरा खुल के बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तानी क्रिकेट में एक भौचाल सा भी आ गया, तमाम चेहरे बदल गए। बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद नए टेस्ट कैप्टन भी आ गए, T20 के कैप्टन भी आ गए। ODI पाकिस्तान को 2024 के शायद दिसंबर में खेलना है, इसलिए ODI का फिलहाल अभी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन इसका फैसला भी जब 2024 का दिसंबर आएगा तो शायद उस हवाले से भी फैसला कर लिया जाएगा। अच्छा, शाहीन शाह आफरीदी जो कि T20 के हवाले से अब कप्तान बन चुके हैं, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब उनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं थी कि उनको कप्तान बनाया जाता। लेकिन भाई सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर आप एशिया कप के हवाले से या वर्ल्ड कप की कारकर्दगी के हवाले से बात करो तो फिर कारकर्दगी थी किसकी? अगर बाबर आजम को ही कंटिन्यू करते तो भाई उनकी कारकर्दगी तो पिछले 1 साल से सामने थी। कम से कम शाहीन शाह आफरीदी ने आपको मैचेस जिताए तो हैं, और ना सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी, कोई भी बॉलर अप टू द मार्क बॉलिंग नहीं कर सका। एक रिपोर्ट हमने जरा बनाई है, वो जरा देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब, ये तो शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से रिपोर्ट हो गई और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मजीद बात करेंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर ये भी थी कि जनाब इंडिया ने अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, अभी तक अनबीटन है और फाइनल में भी वो अनबीटन ही जा रहे हैं। आज न्यूजीलैंड ने फाइट बड़ी अच्छी की, लेकिन जब मैं मैच देख रहा था 31वें ओवर तक बड़ा अच्छा कुछ चल रहा था, सब कुछ बेहतर चल रहा था। केन विलियमसन भी मौजूद थे, इसके अलावा मिचेल भी वहां पर मौजूद थे, बड़ी ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। और जब भी चौका छक्का लगता है ऐसा लगता था कि जैसे ग्राउंड में तमाशा ही नहीं है, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल सन्नाटा हो चुका होता। लेकिन फिर ड्रिंक्स ब्रेक हुई
और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही, फिर केन विलियमसन आउट हुए, और जिस तरह से वो आउट हुए वो शॉट वो यूजुअली खेलते नहीं है, बड़े कैलकुलेटेड शॉट खेलते हैं। तो ट्विटर पे मैं देख रहा था कि अक्सर लोग इस हवाले से ही बात कर रहे थे। काशिफ भाई, आज इंडिया की कारकर्दगी, अच्छा मैं इस बात को बड़ा दिल से मानता हूं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो वर्ल्ड कप जीतना कभी आप ही का हक है। आज जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, कैसे देखते हैं इस मैच को? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक अच्छा मैच था, बहुत अच्छा मैच था, लेकिन मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा। इंडिया की तैयारी है। ये सब बातें बहुत बात की बातें हैं और बहुत ही गैर जरूरी बात है कि कंडीशंस उनकी और ये उनका और वो उनका। विराट कोहली को उनकी परफॉर्मेंस देखें, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देखें। इन लड़कों ने तैयारी की है, इन लड़कों ने जज्बे के साथ खेला है और बहुत अच्छी क्रिकेट और कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली है। और किसी वक्त भी आज के गेम में ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे कि इंडिया ने मैच पर से ग्रिप लूज की है। कहीं भी ऐसा, हाँ एक वक्त में केन विलियमसन जब खेल रहे थे तो लग रहा था कि शायद स्कोर चेज हो जाए, लेकिन 390 से ऊपर का स्कोर वनडे में चाहे कितने ही खराब बॉलिंग हो, कितने ही कैचेस छूटे, कोई आसान काम नहीं होता और इंडिया डिजर्व करता था आज जीतना। और वो न्यूजीलैंड ने जो फाइट दी है, ये न्यूजीलैंड का शेवा रहा है। वो हमेशा लड़के हारे हैं या लड़के जीते हैं और इसके अंदर उनको किसी किस्म की कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। आज लड़े हैं वो, और लड़के अगर वो अच्छा गेम खेल के हारे हैं तो मुझे उस पर उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आप किसी और मौजू पे जाए, मैं शबीर भाई से भी पूछना चाहता हूं और आपसे भी कि शान मसूद को किस गिनती में आपने टेस्ट का कप्तान बनाया? जरा उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस, कोई ऐसी उसकी सलाहियत या इस तरह की कोई पुरानी कोई रिवायत ऐसी उसने कायम की हो कि जिसके ऊपर उसे कप्तान बनाया गया हो? सर कोई वजह बता सकता है? बाबर आजम को जिस कारकर्दगी में कप्तान बनाया था उसके बाद से वो कारकर्दगी चली गई। तो कप्तान एक अलग मटेरियल होता है। ये मैं जितना मैंने क्रिकेट को समझता हूं, खेला हूं, कप्तान मटेरियल अलग है सर। आप देखें पूरे वर्ल्ड कप के अंदर रोहित शर्मा वो बारी नहीं खेल सके जो बारी वो खेलने के लिए रोहित शर्मा मशहूर हैं, लेकिन वो आते हैं 30-40 रन बना के चले जाते हैं, लेकिन वो कप्तानी बहुत आउट क्लास कर रहे हैं जब वो फील्ड पर होते हैं। तो कप्तानी एक अलग शोभा है। ठीक है, हाँ तो बताइए ना मुझे कि क्या ऐसी क्या चीज शान मसूद में थी आगे वो प्रूफ करे ना। हो सकता है कि ऊपर ये हो सकता था। मेरा यही ख्याल था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस कैंप के सरफराज या उस तरह का कोई लड़का टेस्ट मैचों में या T20 में कप्तानी करे और उसकी कोचिंग हफीज जैसा लड़का या यूनुस खान जैसा लड़का करे और अपनी मौजूदगी में 1-2 कप्तान तैयार करे। आज जो आप रोहित शर्मा की तारीफ कर रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि उस टीम में 4 कप्तान खेलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेलते। जब साथ खेलते हैं ना तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहां पर आपका हार्दिक पांड्या भी कप्तान है, रोहित भी कप्तान है, विराट कोहली भी कप्तान है, तो आपका यादव भी कप्तान बन चुका है, केएल राहुल भी है, आपका जडेजा भी है। अपने अपने वक्तों में उन्होंने कप्तानी करके अपनी एक जी अश्विन भी कप्तान रहे। तो ऐसी टीम बनाए, लड़के तैयार करते हैं। अगर आप में लीडरशिप मटेरियल नजर आ रहा था शान मसूद में, तो वो 3 साल से नजर आ रहा था ना आपको। आपने उस वक्त तो ना बनाया। आज आप जो ऑस्ट्रेलिया का टूर सर पे बैठा हुआ है आपने उसको बना दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के टूर का कितना सख्त टूर होता है आपको सबको पता है। खुदा ना खास्ता अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो फिर एक और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपको चाहिए ऐसी टीम, ऐसा पूरा ग्रुप कि जो कप्तान मटेरियल को यूटिलाइज करते हुए उन कप्तानों को तैयार करे जो वक्त पर काम आ सके। और वो कप्तान तैयार करना 2 काम होते हैं। एक तो नेचुरल बॉर्न कप्तान होता है, दूसरा वो कि जिसके अंदर सलाहियतें तो मौजूद होती लेकिन मौका नहीं मिलता। अच्छा सर, मैं अगर आपसे सवाल करूं, मैं अब्बास भाई की तरफ भी जाऊंगा। सरफराज को जब कप्तान बनाया गया था गालिबन 2016 में, तो जब सरफराज को कप्तान बनाया गया था उस वक्त उनके पास ऐसी क्या सलाहियत थी? हमने देखा सर, हमने 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर उनको तो खेलने की भी जगह नहीं मिलती थी। वकार यूनुस साहब उस वक्त कोच थे, उनके बारे में बयान दिए जाते थे कि नहीं हमें नासिर जमशेद को खिलाना है, वो ओपनर हैं, हम सरफराज को नहीं खिला सकते। और जब सरफराज ने आके साउथ अफ्रीका के खिलाफ विकेट के पीछे 5 कैचेस पकड़े, उन्होंने ओपनर आगे बड़ी शानदार बारी खेली, फिर पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की उन्होंने नुमाइंदगी की और अपनी टीम को पहले ही पीएसएल में फाइनल तक लेके गए।
तब पता चला ना सर, वो तो आप जब बनाते हैं तो पता चलता है ना कि यार ये कैप्टन मटेरियल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त, ये बात बिल्कुल दुरुस्त। और हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं ना कि जब सरफराज मौजूद है तो शान मसूद को खिला के, शान मसूद को 1 साल तक ट्रेन करते सरफराज और हफीज की निगरानी में, और उसको कप्तान बना करके अगली सीरीज में, बीच की सीरीज में उसको कप्तानी दे करके उसको ट्रायल करते। अब आपने उसको कप्तान तो बना दिया, लेकिन उसका कोई माजी में ऐसा कारनामा नहीं है कप्तान के तौर पर। सरफराज का कारनामा ये, जैसे आपने बयान फरमाया तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो तो चीजें उसके अंदर, देखिए क्रिकेटिंग सेंस सरफराज के अंदर मौजूद है। सरफराज के डाउनफॉल की वजह ये थी कि हमने उसको जीतने वाले विनिंग लड़के दिए थे, हमने उसको चार्म दिया था, हमने उसको गोल्ड दिया पाकिस्तान का, और उसके बाद उन लड़कों को आहिस्ता आहिस्ता इतना कंफर्टेबल कर दिया गया कि वो अपनी सलाहियतें खो बैठे। दूसरा मसला उसका अपनी परफॉर्मेंस थी, जो मुख्तलिफ वक्तों में तनकीद के जद में आती रही। अगर हम इस तरह से बिल्कुल, तो ये 2 वजूहात थी जिसकी वजह से हमने बाबर को कप्तानी दी थी। अब मेरा सिर्फ इतना ये कहना है कि जब टीमें तैयार, ठीक है, ये भी हो सकता है मुनासिब फैसला हो। देखिए ये फैसला इतना बुरा नहीं है जितना कि शायद कोई सोशल मीडिया पे इस पे सवाल उठे, लेकिन ये कि अगर आप एक मैच्योर फैसला करें तो मैच्योर में ये कर सकते थे कि 2-3 लड़कों को आइंदा साल 2 साल के लिए कप्तान बनाने की तैयारी। ये जो कुर्बानी देने के लिए कौन तैयार होता है? लेट्स सपोज आप सरफराज की बात कर रहे हैं, मैं अगर सरफराज की जगह होता तो मुझसे कोई कहता है यार हम आपके नीचे ना एक कप्तान तैयार कर रहे हैं, आप एक काम करें 6 महीने के लिए कप्तान बन जाएं, तो मैं तो खुद नहीं उसको एक्सेप्ट करता। अब भाई आप तो सीरीज बाय सीरीज कप्तान बनाते रहे हैं, आपके यहाँ तो ये रिवाज रहा है। आपको तो, आपके कप्तान को तो ये नहीं पता, जबी तो वो बैठता नहीं है, जबी तो कोई सीरीज छोड़ी नहीं बाबर ने कि मैं तो श्रीलंका के खिलाफ भी खेलूंगा, नेपाल के खिलाफ भी खेलूंगा, कल को मुझे को ना हटा देंगे। तो वो तो ये तो एक रिवाज रहा है ना अनसर्टेनिटी का, कुर्सी छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता ना। तो मेरा ख्याल ये है कि हफीज की जो इंडक्शन है वो उसके अंदर सलाहियत है लड़कों के अंदर टैलेंट तलाश करने की, लेकिन जो अब बड़ा सवाल है कि क्या आपके निगरां वजीर खेल डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके पाकिस्तान के लिए लड़के ढूंढेंगे? क्या वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लड़कों के अंदर टैलेंट तलाश करेंगे? क्या वो धूप में अपना रंग काला करके पसीना और प्यास में बैठ करके डोमेस्टिक क्रिकेट देख के पाकिस्तान की क्रिकेट को 4 चांद लगाएंगे? क्या वो कर पाएंगे? ये भी तो देखिए ना कि जो आप ये बहाना बना रहे हैं कि साहब और किसको बनाएं, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि पूल में लोग ही नहीं है। तो पूल के लोग तलाश करने के लिए आपको खून पसीना एक करना पड़ता है, और खून पसीना एक करने के लिए निगरां वजीर खेल के पास वक्त होगा? क्या उनकी प्रायोरिटी है? वो तो सर क्या उनकी कोई 2 महीने का फिर मामला है ना, अभी तो इलेक्शन हो जाएंगे, फिर तो जाहिर सी बात है यही टाइम 2 महीने की बात है। हाँ ठीक है, फिर आप ये कर लें, फिर वही आपने बात कर दी ना, जो असल बीमारी की वजह है उसकी तरफ आपने तवज्जो खुद ही दिला दी कि साहब 2 महीने का मामला है, निगरां हुकूमत खत्म, नई हुकूमत आएगी, वो नया सेटअप बनाएगी, हमारे यहाँ यही होता रहेगा, वो हुकूमत जितना अरसा चलेगी वो उनके लोग आते रहेंगे। मुझे तो खुशी इस बात की है कि 92 के गैंग का कोई आदमी नहीं है इस पूरे सिलसिले में। 92 के गैंग के लोग जो म्यूजिकल चेयर खेलते हैं उनमें से एक भी नहीं आया। खुशी मुझे आज इस बात, नए चेहरे, सच्ची बात है। आप ये है कि नए चेहरे। अच्छा अब्बास भाई, नए चेहरे भाई, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले चेहरे। देखिए मेरे प्यारे भाई, फिर मैं कभी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, आप मुझे ऑफ एयर कर देते हैं। सर इतना सख्त ना करें ना कि हम मुश्किल में आ जाए। नहीं अल्लाह, मैं माफी चाहता हूँ, मेरा हरगिज किसी की दिल आजारी मकसद नहीं है, लेकिन खुद सोचिए ना कि जिन साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप के ऊपर मोहर लगाई थी, उन साहब से कोई एहतसाब नहीं कर रहा। उन साहब को किसी ने बुला के कटहरे में खड़ा नहीं किया, उस कप्तान को किसी ने कटहरे में खड़ा नहीं किया कि कैसे तुम लगड़ी लूली टीम लेके चले गए। अचानक उसकी ट्वीट के ऊपर पूरा पाकिस्तान तारीफें कर रहा है, उसके खत पे पाकिस्तान तारीफें कर रहा है। उसको कोई इंसाफ का कोई मेयार नहीं है आपके यहाँ, एहतसाब की कोई जगह नहीं है आपके यहाँ। पाकिस्तान का नाम डिबो के आज बाबर आजम ने अगर इस्तीफा दे दिया तो हीरो बने फिर रहे हैं वो भी चीफ सेलेक्टर भी, जो आपके पहले चीफ सेलेक्टर थे जिन्होंने टीम बना के दी है। जी, तो उनसे पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई क्या टीम भेजी थी लगड़ी लूली तुमने। आज सारा दिन ये सहाफती जिम्मेदारी अदा करना यकीन जानिए बड़ा मुश्किल काम होता है, और एक रिपोर्टर के लिए खबर निकालना, खबर सामने आने से पहले ब्रेक कर देना, ये उसके लिए बड़ी एजाज की बात होती है। उसके लिए अपने लिए एक वर्ल्ड कप जीतने के बराबर होता है कि अभी खबर आई नहीं है और आपको पहले से पता चल गई है और आपने उसको ब्रेक कर दिया है। और अब्बास शब्बीर साहब, वाकई में आज ऐसा लग रहा है कि आपने वर्ल्ड कप जीता है, क्योंकि जो खबर आप दे रहे थे
वो वाकई में सच साबित हो रही थी। पहले से आप दे रहे थे, बल्कि आपको तो शायद पहले से पता था, कल हम डिस्कशन भी कर रहे थे। तो आज आपका काफी मुतहरिक दिन रहा। लेकिन वहाब रियाज की सिलेक्शन, या आप ये कह लेंगे जैसे शान मसूद के वाले से बात कर रहे हैं अभी काशिफ भाई के, यार शान मसूद के साथ ऐसा नहीं है कि आप एक कैप्टन रखते ताकि वो चल सकते आगे, उनको पता होता कि यार, और क्योंकि टेस्ट मैचेस में ना आपको हर लम्हा कैप्टनसी आपकी जज होती है, आपको पता चलता है, आपके सीजन होते हैं उसमें पता चलता है आपको कि आपने कितनी अच्छी कप्तानी की है। तो सरफराज होंगे वैसे टेस्ट की टीम में? जी, टेस्ट टीम में सरफराज होंगे। और शान मसूद के हवाले से जो भाई बात कर रहे थे, इनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आप जब किसी नए प्लेयर को ट्राई करते हैं तो उस पर पूरा एतमाद करते हैं। उसके पिछले मैचेस में उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसमें क्या एबिलिटीज हैं उसको देखा जाता है। ये पूरा एक चीज वर्कआउट होती है। तो शान मसूद को उस लॉर्ड के अंदर सबसे बेहतर पाया गया। और देखिए, अब ये तो उन्होंने खुद साबित करना है ग्राउंड में और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा सर, मैं आपकी बात कर रही है, मुझे एक चीज याद आ रही है आपको। अब मैं इसको क्या कहूं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, या ये कुदरत का निजाम है। एक दफा शान मसूद को वाइस कप्तानी के हवाले से बात की गई थी, तो हमारे जो एक्स कैप्टन जिन्होंने आज रिजाइन कर दिया, वो नाराज हो गए थे। आपको याद होगा, T20 की बात थी ना गालिबन? जी बिल्कुल, ये मकाफाते अमल है और ये टेबल घूमता है हमेशा। सदा किसी के पास भी कोई कुर्सी नहीं रहती, चाहे वो बाबर आजम है। हर प्लेयर का एक बैड पैच आता है, उसके बाद चेंजेस लाइफ के अंदर जरूर आती हैं, हर किसी की लाइफ के अंदर आती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चेंज होती है कि आप एक मुल्क की, बड़े मुल्क की क्रिकेट टीम को लीड कर रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और आपको स्टेप डाउन करना पड़ रहा है। ये रिवायत भी अच्छी है, चेंज बहुत जरूरी है। आप इंडिया में विराट कोहली को देखें कि उनकी कैप्टनसी पे भी कुछ 1.5 साल 2 साल कितनी तनकीद हुई, लेकिन जब वो स्टेप डाउन हुए, जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी, तो उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कितना निखार आ गया। ये बाबर आजम से इस वक्त जरूरत है। और सबसे पहले बात होती है एक्सेप्टेंस की। अगर आप ये एक्सेप्टेंस कर लेना, आज मैं देख रहा था खबर कि विराट और रोहित के दरमियान बाकायदा जो मामलात गलतफहमी थी उसको दूर करने की कोशिश की गई। विराट ने इंटरव्यू दिया था कि जब उसको कप्तानी से हटाया गया था, किसी ने उनको फोन करके नहीं पूछा, किसी ने नहीं बताया। तो ये जाहिर सी बात है, गरज होता है इंसान के दिल में, लेकिन उसको सही करना और फिर एक्सेप्ट कर लेना कि यार मैं एक ग्रेट प्लेयर हूं, ठीक है मैं कप्तान नहीं हूं, कप्तान कोई और है, मुझे उसी कप्तानी में खेलना है। ये शायद विराट ने किया और ये एक बड़े इंसान की निशानी होती है। मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम ठीक है, उनकी कप्तानी ठीक नहीं है, लेकिन एज ए प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, इखलाक उनका बहुत अच्छा है। वो टीम को एज ए यूनिट चलाना चाहते थे और चला रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो बीच में कहीं पे खबरें आती थी कि कुछ प्लेयर्स उनसे खुश नहीं है, इन खबरों में भी कहीं हद तक सदाकत है। आज मेरा ख्याल है कि उनकी जो ज़का अशरफ साहब से मुलाकात हुई होगी, उसमें उन्होंने अपने दिल की बातें की होगी, क्योंकि ये बिल्कुल 1-on-1 मुलाकात थी और इसमें कोई तीसरा नहीं था इस मुलाकात में। तो बहुत सारी बातें मुझे इस चीज का खदशा है कि उन्होंने बताई होंगी। लेकिन कौन खुश नहीं था? मैं फिर काशिफ भाई की तरफ भी जाऊंगा। आधे तो उनके अपने दोस्त थे, मतलब इमाम उल हक उनके अपने दोस्त हैं, हसन उनके दोस्त हैं, शादाब उनके दोस्त हैं, रिजवान उनके दोस्त हैं, मतलब दोस्त इन द सेंस कि यार उनकी एक्टिविटी उन्हीं के साथ होती थी। देखिए, उन्होंने खदशात, हर किसी को होते हैं खदशात, कोई ऐसी चीजें जहन में होती हैं जिनका वो कहीं ना कहीं इजहार करते हैं। तो मैं तो एक मुमकिन तौर पर बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें उन्होंने और भी डिस्कस की होंगी, लेकिन अच्छा फैसला उन्होंने किया है और टीम की उन्होंने रिपोर्ट भी दी है। खुद भी परफॉर्म नहीं कर सके, इस चीज का भी उन्होंने एतराफ किया है। उनकी कप्तानी में टीम नहीं परफॉर्म कर सकी, इस चीज का भी उन्होंने एतराफ किया है और उन्होंने स्टेप डाउन किया है। और शान मसूद के लिए हमें गुड लक करना चाहिए। शान मसूद में एबिलिटीज है, इज अ कूल प्लेयर, एक अच्छा। और मुझे लग रहा है कि शायद पीसीबी ने पहले भी उनके अंदर ये सलाहियतें देखी थी, इसलिए उनको वाइस कप्तान बनाने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से फिर शायद बाबर आजम साहब नाराज हो गए थे कि भाई शादाब के होते हुए आपने वाइस कप्तान शान मसूद को कैसे बना दिया। लेकिन फिर वही बात है, कुदरत का निजाम यहां चल गया। काशिफ भाई, ये मुझे भी बात याद आई कि शान मसूद को बीच में वाइस कप्तान बनाया गया था T20 में गालिबन, तो बाबर आजम ने कहा भाई शादाब मौजूद है तो कोई और वाइस कप्तान कैसे बन सकता है। बिल्कुल, और वही यही कुछ वो फैसले थे, यही कुछ सोच थी कि जो बाबर आजम के जवाल की बाइस बनी। और लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी तो देखिए ना कि शान मसूद की ऐसी T20 के अंदर, अपनी फ्रेंचाइज लीग के अंदर या पाकिस्तान में जो भी की तरफ से जो T20 खेले, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी उसकी। तो ये भी देखिए वही सवाल उठता है कि क्या लड़के की अपनी टीम में जगह मुस्तहकम है या नहीं है।
उस बुनियाद पे हमारे यहाँ कप्तान बनाया जाता है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ लड़के बॉर्न कप्तान नहीं ढूंढे जाते, सलाहियतों वाले कप्तान नहीं ढूंढे जाते। हमारे यहाँ वो ढूंढा जाता है जिसकी आइंदा साल 2 साल तक टीम में जगह बनती है। हाँ, पूरी एक हिस्ट्री है हमारी इसके ऊपर। अब हमें कप्तान बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो लड़के में कायदाना सलाहियतें हो और दूसरा लड़के को कप्तान को खिलाड़ी बनाने आते हो। देखिए बहुत बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कि उसको टीम में लड़कों को बनाना आता हो। आप देखिए ना, जडेजा जो आज मैच विनर बना है, इसको किसने बनाया? धोनी ने बनाया। युवराज सिंह ने 2011 का वर्ल्ड कप जितवा के दिया धोनी को, और उस वक्त युवराज सिंह की बॉलिंग अनप्लेबल थी उन विकेटों के, हिंदुस्तान की विकेटों के ऊपर। ये काम हमारे कप्तान नहीं कर पाए ना, क्योंकि उनमें वो सलाहियत या वो सोच या वो विजन नहीं था। ये विजनरी कप्तान थे, ये विजनरी लोग थे। और मेरा ख्याल है कि उम्मीद करें कि हफीज की सलाहियतें। अच्छा, मुझे आपकी बात से ना एक फनी जुमला है, मैं क्योंकि आप बात करें, आपने कहा कि कप्तान कम से कम उसको तो बनाया कि 2 साल की जगह तो उसकी ना, लेकिन यहां पर कप्तान उसको बनाया जाता है ताकि उसकी 2 साल के लिए जगह टीम में बन जाए। ये भी होता है सर। तो ये बात भी बिल्कुल आपने 100% दुरुस्त की है। नहीं, बहुत दुरुस्त बात की है आपने, बहुत दुरुस्त बात की है और बड़ी खूबसूरत बात की है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो सिलेक्टर्स होते हैं ना, और ये जो कमेटियां बनती हैं, ये रीजनल की क्रिकेट होती है, इनको देखने की किसी के अंदर वो जो है ना वो तकलीफ नहीं करता कि जाके लड़कों को देखे कि कौन किस क्लब में, किस डोमेस्टिक सर्किट में, किस कायदे-आज़म ट्रॉफी में कौन सा लड़का किस तरह की सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा है। अब आप वही सवाल मैंने आपसे किया था ना कि क्या आपके ख्याल में वहाब रियाज जाएंगे कायदे-आज़म ट्रॉफी के मैचेस देखेंगे, पेट्रियट्स ट्रॉफी के मैचेस देखेंगे, वनडे कप के मैचेस देखेंगे? क्या वो ये देखेंगे कि इस क्लब का कप्तान या उस रीजन का कप्तान या इस हल्के का कप्तान जो है उसके अंदर किस तरह की सलाहियतें हैं? क्या वो लड़कों को कंट्रोल कर रहा है? क्या वो लड़कों को सही इस्तेमाल कर रहा है? ये सब नहीं करेंगे ना। वो ड्राइंग रूम में बैठ के टीम बनाएंगे और अपने अपने बंदों को डालेंगे। तो ये जब तक कि ये सिस्टम सही नहीं होगा, जिस तरह वहां पर रांची ट्रॉफी होती है, दिलीप ट्रॉफी होती है, और उनकी राहुल द्रविड़ और उनकी जो एनसीए के हेड राहुल द्रविड़ होते थे, वीवीएस लक्ष्मण होते थे, ये वो लोग होते थे जो लड़कों को तैयार करते थे। हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है। अगर आपने इतना बड़ा फैसला आज लिया है जिसकी मुझे बहुत खुशी है कि 92 का गैंग जो है वो बाहर हो गया, तो फिर अगला स्टेप भी ले। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करें, वही बात। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो नए लड़के आएंगे। बगैर ऑफ स्पिनर के बाबर जब वर्ल्ड कप में जाएगा तो उसे वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद क्यों लगा रहे हैं? जब बगैर मिडिल ऑर्डर के बाबर जाएगा वर्ल्ड कप में तो हम वर्ल्ड कप कैसे जीत सकते हैं? ऑफ स्पिनर तो आप दूर की बात कर रहे हैं, 5वें बॉलर के बगैर अगर आप जाएंगे, आज आप देखें इंडिया फंस जाता अगर उसके पास 5वां प्रॉपर बॉलर नहीं होता। उनके पास कुलदीप थे, उनके पास जडेजा थे, उनके पास 3 फास्ट बॉलर थे। ये 5 बॉलर रेगुलर बॉलर हैं, ये पार्ट टाइम बॉलर नहीं है। हमारे पास तो पार्ट टाइम, शादाब पार्ट टाइम बॉलर है आपका, नवाज पार्ट टाइम बॉलर है आपका, हुए या आगा सलमान आगा हुए, सब पार्ट टाइम बॉलर है ना। तो ये इस तरह की सोच रखने वाली जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान थे, उनको कोई एहतसाब के कटहरे में खड़ा करेगा या नहीं करेगा? या वो टीवी चैनल पे बैठ के अपने आप को मजीद बादशाह बनाना और उसकी तस्वीर पेश करते रहेंगे सारी जिंदगी? खुदारा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक एहतसाब नहीं होगा, कौन पूछेगा बाबर से? आज किसने पूछा कि वर्ल्ड कप हारने की जो वजह है इस 25 करोड़ अवाम को बताओ कि मेरे ऊपर प्रेशर था शादाब का, बताओ कि मेरे ऊपर प्रेशर था इंतजाम का, बताओ कि एक लॉबी है जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ मसाइल खड़े कर रही है। बताएगा कुछ नहीं कोई, सब मुंह पे अपने ताले लगा के रखेंगे और अवाम इसी पे खुश हो जाएगी कि चलो भाई उनसे निजात मिली, अब ये आ गए। टीम में तो खेलना है ना सर, वो जो जवाब उन्होंने ग्राउंड के अंदर देने थे, चले वो जीत के नहीं देते, कम से कम आप इसी चीज पे दे देते, लेकिन फिर वही बात, वो फिर आपके लिए मसला हो जाता। मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान बड़ा है या बाबर? एग्जैक्टली, बिल्कुल बड़ा है पाकिस्तान। सर थैंक यू सो मच, टाइम की कमी है वरना फिर आपसे मजीद भी डिटेल में बात करते। काशिफ अंसारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नया सेटअप आया है, नए लोग आए हैं, नए कप्तान आए हैं, इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान जो है वो मजीद आगे कामयाबियां समेटे। T20 है, फिर आगे मजीद भी कप्स आएंगे ICC के, और अब क्योंकि काफ़ी अरसा पाकिस्तान को हो गया है ICC की ट्रॉफी उठाए हुए, इस उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ कि नए लोग पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।